आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय नंबर 13 करेंगे। विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम यह जानेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं हम विशेषण? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, लाल पीले केले कितने हैं? फूल कैसे हैं? लाल पीले फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। लाल पीले फूल बहुत सुंदर दिख रहे हैं। कैसे हैं फूल? फूल क्या है? संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है? लाल पीले रंग के फूल हैं वो, ये उसकी विशेषता है, उसकी क्वालिटी है। इस प्रकार संज्ञा की विशेषता, मात्रा, संख्या, गुण, दोष बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए एक उदाहरण, आप केले कितने हैं? 6 केले हैं। तो यहाँ केले की विशेषता क्या है? इससे उसकी हमें संख्या का पता चल रहा है कि केलों की संख्या कितनी है। केलों की संख्या 6 है, संख्या में वो 6 हैं। शादी में कितने लोग आए थे? शादी में लोग बहुत कम आए थे। तो इससे क्या पता चल रहा है कि शादी में बहुत कम लोग आए थे। ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले अथवा उनके बारे में बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो शब्द बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। इसके बाद है विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाए, जिनकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य कहलाते हैं। अर्थात जिसके बारे में बताया जाए वो विशेष्य कहलाते हैं। जैसे सन्यासी ने गेरुआ रंग के वस्त्र पहने। यहाँ किसके बारे में बताया गया बच्चों? सन्यासी के बारे में। तो यहाँ विशेष्य कौन हुआ? सन्यासी। एक और उदाहरण आप देखिए, राजा की कन्या रूपवती, गुणवती एवं विदुषी थी। इन वाक्यों में कन्या जो है विशेष्य है। ये सारी रूपवती, गुणवती, विदुषी, ये सभी किसके गुण बताए हैं? उस कन्या के बारे में बताया गया है। तो कन्या यहाँ विशेष्य है। इसके बाद हम देखते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के भेद देखिए, विशेषण के 4 भेद हैं बेटा। पहला है गुणवाचक विशेषण। कितने भेद हैं? विशेषण के 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। अब हम देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं। गुण का अर्थ है, गुण का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, किसी चीज की क्वालिटी, गुण, विशेषताएं बताई जाएं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, ये जरा आप ध्यान से सुनिएगा, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के रूप, रंग, गुण, दोष, आकार, प्रकार, अवस्था, दिशा, काल, स्वाद आदि का बोध कराएं, वो क्या होंगे? गुणवाचक विशेषण होंगे। ठीक है बच्चों। जैसे विजय जो है शरारती लड़का है,
तो विजय का शरारती होना, गुणवाचक विशेषण का हम एग्जाम्पल देखते हैं। गुणवाचक विशेषण, विजय शरारती लड़का है, उससे बचकर रहना। कोई भी उदाहरण हम यहाँ ले सकते हैं, जैसे शुभम एक शरारती लड़का है, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ उसका शरारती होना क्या है, उसकी क्वालिटी, उसके गुण बता रहा है कि वो कैसा है। वो शांति से बैठने वाला नहीं है, अच्छा बच्चा नहीं है, उससे दूर रहना। एक और देखिए, जैसे हिमालय, सभी पर्वतों में सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है। तो हिमालय की क्या क्वालिटी है, उसका ऊंचा होना। और किसमें ऊंचा होना, सभी पर्वतों में ऊंचा होना उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है। तो ये हुआ गुणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण आपके पास। अगला है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक के देखिए, परिमाणवाचक जो विशेषण है बच्चों, वो दो प्रकार का है, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक, ठीक है। पीछे मैंने बताया है आपको, ये देखिए परिमाणवाचक विशेषण दो तरह का है, निश्चित और अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक। परिमाण का अर्थ क्या होता है, माप, जिससे हमें किसी वस्तु की मात्रा पता चले, क्वांटिटी पता चले कि वो कितनी है। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो गिने नहीं जा सकते, केवल मापे और तोले जा सकते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं हम दर्जन में लेते हैं बाजार से, कुछ हम लीटर में लेते हैं, कुछ हम किलो में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, कुछ किलो लीटर में लेते हैं, इसी प्रकार लेते हैं ना। तो कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जो गिने नहीं जा सकते, केवल मापे या तोले जा सकते हैं। इन शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा का बोध कराएं। कौन से शब्द, वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का, मात्रा चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, उसका हमें बोध कराएं, वो क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक। तो इसका भेद है, जैसे निश्चितवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इससे पता चल रहा है कि उसमें संख्या के बारे में, मात्रा के बारे में आगे उसकी गिनती दी होगी कि वो कितने वाट है, कितने लीटर है या कितने मीटर है, जो भी है निश्चित होगी। ये विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं। जैसे 2 किलो गुड़ ले आओ, तो यहाँ गुड़ की मात्रा निश्चित है, ठीक है। दूसरा है अनिश्चित, जिसमें कि इसके नाम से हमें आभास हो रहा है निश्चित नहीं है कि कितनी मात्रा में चीज हमें लेनी है या हमारे पास है। थोड़ी सी चटनी मुझे दे दो, तो इसमें हमें पता नहीं चल रहा है कि कितनी चाहिए उसे। अगला है बच्चों संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, ये भी निश्चित और अनिश्चित दो प्रकार का है। जैसे परिमाणवाचक था उसी प्रकार से संख्यावाचक वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित अथवा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं।
ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। मेरी कक्षा में 30 बच्चे पढ़ते हैं, निश्चित है ये। मेरी कक्षा में आज कुछ बच्चे अनुपस्थित थे, यहां निश्चित नहीं है, ठीक है। पंक्ति में कुछ लोग इधर उधर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं आपस में, धक्का मुक्की कर रहे हैं, तो उनकी मात्रा निश्चित नहीं है कि वो संख्या में कितने हैं। अगला है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक, इसका दूसरा नाम संकेतवाचक विशेषण भी है। वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें सर्वनाम शब्दों के साथ जातिवाचक संज्ञा का भी प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सर्वनाम शब्दों के साथ जातिवाचक संज्ञा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे वह इमारत बहुत ऊंची है, सार्वनामिक विशेषण है या संकेत किया गया है वह इमारत। यह पंखा बहुत तेज घूमता है, यहाँ भी संकेत करके बताया गया है, यह पंखा बहुत तेज घूमता है। वह पुस्तक मेरी नहीं है, ठीक है बच्चों। विशेषण की अवस्थाएं देखिए। विशेषण की अवस्था, कितनी अवस्थाओं में हमें विशेषण मिलता है। विशेषण किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण क्या होते हैं? किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वस्तुओं में गुण दोष तुलनात्मक रूप से कम ज्यादा होता है। तुलना की 3 प्रकार की स्थितियां या अवस्थाएं हो सकती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। सबसे पहला देखिए आप मूलावस्था। मूलावस्था किसे कहेंगे? जब संज्ञा की सामान्य रूप से विशेषता प्रकट की जा रही हो या किसी से तुलना न हो। दोबारा से सुनिए, जब संज्ञा की सामान्य रूप से विशेषता प्रकट की जा रही हो और किसी से तुलना न हो, सामान्य रूप से नॉर्मली जनरली उसके बारे में बताया जाए कि इसमें ये क्वालिटीज़ हैं, ये बच्चा बहुत होशियार है, बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, बहुत मेहनत करता है, नॉर्मली बताई जा रही है। वहाँ किसी से उसका कंपैरिजन नहीं किया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा है या वो बुरा है, ये होशियार है वो कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। सामान्य रूप से जो गुण बताए जाएं, विशेषता प्रकट की जाए, तो वो मूलावस्था है। उत्तरावस्था देखिए, उत्तरावस्था किसे कहेंगे? इसमें 2 संज्ञाओं के गुण दोषों की आपस में तुलना की जाती है। आ गई ना ये वो पहले वाली बात, जो पहले में नहीं था वो इसमें है कि वहाँ तुलना नहीं की जा रही है। उत्तरावस्था में 2 की तुलना की जा रही है, 2 के बारे में बताया जा रहा है। मेरा घर अन्य घरों की तुलना में बड़ा है। मेरा बेटा उसके बेटे की तुलना में होशियार है। मेरी बेटी उसकी बेटी की तुलना में अधिक सुंदर है। तो यहाँ तुलना की गई है, ठीक है। तो ये होता है उत्तरावस्था। विशेषण की जो अवस्था है, दूसरे नंबर की उत्तरावस्था। पहले हमने पढ़ी मूलावस्था। मूलावस्था में कोई तुलना नहीं है। तीसरी है बच्चों उत्तमावस्था, जिसमें संज्ञा को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाए कि ये बच्चा सभी बच्चों में होशियार है या ये खिलाड़ी सभी खिलाड़ियों से अच्छा खेलता है। सभी की, पूरी क्लास की, जैसे पूरी कक्षा में किसी एक बच्चे को या पूरे इसमें प्लेयर के खिलाड़ियों के ग्रुप में किसी एक खिलाड़ी को अच्छा बता दिया जाए, समूह में, समुदाय में, किसी भी तरह से जहाँ संज्ञा को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाए, यहाँ तुलना नहीं होती, अपितु सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम बताया जाता है। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, जैसे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के किस प्रकार से होंगे वो देखिए आप कुछ।
कुछ शब्दों की मैं बताती हूँ आपको। मूलावस्था, उत्तरावस्था, और उत्तमा। या स्पेस नहीं है बच्चों मेरे पास लिखने के लिए, इसलिए थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं होगी। उत्तमा अवस्था। देखिए कुछ एक शब्दों के मैं यहाँ बताऊंगी आपको। उच्च, ये क्या है? मूलावस्था। उच्चतर, ये है उत्तरावस्था। उच्च उत्तमावस्था में होगा इसका। इस प्रकार से होगा ये। कठिन, ऐसे हम कठिन शब्द लेते हैं। कठिनतर, कठिनतर। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। उच्चतम, कठिनतर, कठिनतम। दृढ़, तर, और ये इसका उत्तमा अवस्था का दृढ़तम, उत्तमा अवस्था का रूप इस प्रकार से होगा। एक और आप देखिए, सूक्ष्म। सूक्ष्मतर, उत्तरावस्था। सूक्ष्मतम, उत्तमावस्था। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं आए तो आप मुझसे व्यक्तिगत नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।